अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले हफ्ते की जो दोनों क्लासेस हैं वो आप सबने सुन ली होंगी। आई एम श्योर सुन ली होंगी, नोट्स भी बना लिए होंगे। पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर चीज़ें बहुत आसान थी, आज वाली में भी आसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी रूलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। और ऐसी रूलिंग्स आएंगी जो प्रॉपरली फिर आपको आज के ज़माने के कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर वो फिट होती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए कोशिश यही करेंगे साथ के साथ सुनते जाएं, क्योंकि अगेन मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जब आप इकट्ठे मल्टीपल लेक्चर्स इकट्ठे सुनते हैं तो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि आपको सब समझ आ गई है और आपने सब याद कर लिया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी को मशवरा देना शुरू करेंगे, आजकल के ज़माने के ट्रेड के जो भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं या जो भी उसकी आप समझें कि ब्रांचेस अवेलेबल हैं, उसमें फिर आपको वो अहदीस याद नहीं आ रही होंगी या रूलिंग्स याद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आपने उनको टाइम दे के तसल्ली से नहीं, आपने सिर्फ उनको जैसे वो होता है ना एग्जाम से पहले स्टूडेंट जिसने सारा साल नहीं पढ़ा होता और वो बस रश करके एग्जाम तो पास कर लेता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उस सब्जेक्ट को पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करें कि छोटी हदीसें, मैं इसीलिए थोड़े थोड़े करके चल रही हूँ, 5 से ज़्यादा हदीसें नहीं करा रही। हालांकि हमने पिछले सेक्शन में, अगर आपको याद हो पुराने स्टूडेंट्स को, तो हमने 6 6 7 7 भी की हुई हैं, 10 भी की हुई हैं हदीसें। लेकिन इसमें 5 का मतलब यही है कि आप उसको रिटेन करें और उसकी इन डेप्थ चीज़ें समझें, ताकि आज के ज़माने के ट्रेड में, क्योंकि आप ये देखें ट्रेड बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया है। आई थिंक ट्रेड जो है वो पुराने ज़माने के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उस पे इतनी बड़ी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ट्रेड की खड़ी हो गई है, जैसे इस वक्त आईटी सेक्टर या बाकी जो साइंस के सेक्टर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इसी तरह बिजनेस उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बूम कर गया। बहुत सारी इसके अंदर फ्रॉड की कैटेगरीज आ गई हैं, धोखे की कैटेगरीज आ गई हैं। रियल ट्रेड जो जेन्युइन ट्रेड है उसके अंदर बहुत सारी, जैसे ई कॉमर्स की जो ऑप्शन हमारे पास अब ऑनलाइन ट्रेडिंग की आ गई है, सेल परचेज की, हम चीज़ें खरीदते हैं, घर से बैठ के खरीदते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये इतनी ज़्यादा एक्सपैंड करती जा रही हैं कि टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो बैंकिंग की फ़िक है या जो ट्रेड की फ़िक है, ये बाकायदा एक पूरी आप समझें कि स्पेशलिटी बन चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी पूरी डिग्रीज अपने पीएचडी के थीसिस इन एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा टाइम दें, तसल्ली से हम समझ लें। हम बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट्स नहीं बन रहे यहाँ पर ट्रेडिंग के, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको पता चल जाए कि आपके शौहर आपके अपने लिए इस्तेमाल के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए या रिश्तेदारों को समझाने के लिए हलाल कमाई का जरिया आप उनको गाइड कर सकें और बता सकें। सो कल जो लास्ट वीक हमने ख़त्म की थी वो 657 की थी। आज हम इंशाल्लाह 650, एक सेकेंड हमें वहाँ पहुँच जाऊँ, 658 पे आएंगे हम। 56 थी, 57, ये हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली और हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली की थी लास्ट टाइम, और इसकी रूलिंग्स भी हमने कर ली थी। आज हम 658 से लेकर 662 यानी 58, 59, 60, 61, 62 5 हदीसें हम आज करेंगे इंशाल्लाह। जो फर्स्ट टू ये जो अहादीस हैं ये छोटी हैं, और आई थिंक आधे पौने घंटे की हमारी क्लास होगी इसी तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो शुरू की हदीसें हैं वो छोटी हैं। अच्छा जी, अब 658 नंबर अपनी पीडीएफ में देख लीजिए। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उम्मुल वलद को फ़रोख्त करने से मना किया और फरमाया कि ये ना फ़रोख्त हो सकती है, ना हिबा की जा सकती है, ना मिरास में तकसीम हो सकती है, जब तक मालिक चाहे रहे इससे फ़ायदा उठाए, और जब फौत हो जाए तो वो आज़ाद है। इसे बैहकी और मालिक ने रिवायत किया और कहा है कि बाज़ ने इसे मरफू कहा है, जो वहम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ जो अहादीस हैं, अगेन ये उस ज़माने की हैं, ऑब्वियसली हमारे टाइम में अब वो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और इंशाल्लाह जब हम आगे आगे बुलुगुल मराम में जो सेक्शन ऑफ जिहाद वगैरह जाएंगे उसके अंदर फिर हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ जो ब्यूटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने हमसे मुझसे ये जो स्लेवरी वाला क्वेश्चन है ये किया था, और इसको फिर अगेन पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जिहाद, खिलाफत और जो पुराने इस्लामिक, प्री इस्लामिक जो टाइम था, उसकी इकोनॉमी, उसकी हिस्ट्री, वो सब चीज़ें पता होंगी तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। सो यहाँ पर अभी इसको जो सेक्शन है, क्योंकि हम ट्रेड को पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये वो अहादीस भी डाल दी गई जो कि जो स्लेव्स या स्लेव से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग और स्लेव्स की कनेक्शन में चीज़ें थी वो बताई गई हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो उम्मुल वलद है ये उस स्लेव को, उस लॉन्डी को कहा जाता था जो कि अपने मास्टर के बच्चे की माँ हो।
ठीक है, तो उम्मुल वलद उसको कहा जाता था। और इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड बात बताई जा रही है, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू नहीं है। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बता रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी उनके फादर का बेसिकली ये कहना है, और ये उनकी नरेशन है, जो कि कुछ लोग समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मरफू की जाती है। सो ये इसमें एक मिस्टेक है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख लें कि सम नरेटिव्स हैव एट्रिब्यूटेड टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मिस्टेकनली। ठीक हो गया। अब ये जनरेशन है, ये बेसिकली बता रही है कि जो उम्मुल वलद है, यानी जो लॉन्डी है जो कि अपने मास्टर के बच्चे की माँ बन गई है, उसकी जो सेल है वो प्रोहिबिटेड है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिएगा कि ये हदीस और अगली हदीस अपरेंट, जो हमने पहले भी देखा है कि अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट आपको लगेगा इस हदीस में और अगली हदीस में, लेकिन वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या फ़र्क है इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये कि सेल ऐसी जो स्लेव है, यूजुअली ये होता था कि जो अगर आपको पीछे में जो स्लेव की टाइप्स याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो स्लेव जिसकी कोई अपनी मकातबत वगैरह नहीं हुई होती, वो अगर उसका मालिक मर जाएगा तो वो इनहेरिटेंस में आगे यानी विरासत के अंदर औलाद में या जो भी वारिस होंगे उनके अंदर तकसीम हो जाएगी, उनके पास चला जाएगा, चाहे फीमेल स्लेव हो चाहे मेल स्लेव हो। लेकिन यहाँ पर उम्मुल वलद जो है, क्योंकि वो मास्टर के बच्चे की माँ है, उस केस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मना किया कि ना उसको बेचा जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग भी उसकी मना होगी, ना उसको गिफ्ट किया जाएगा, यानी आप हिबा हिबा नहीं कर सकते, हिबा का मतलब है गिफ्ट, उसको गिफ्ट नहीं किया जा सकता। और प्लस ये कि जब तक जो मालिक है, यानी जो मास्टर है, वो बेसिकली जिंदा है, तब तक वो उसके साथ लाइफ गुजारे, और जब वो इंतकाल कर जाए मास्टर, तो जो उम्मुल वलद है वो फ्री हो जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि जो बेबी है, जो उनका मास्टर का बेबी लॉन्डी से जो पैदा हुआ है, वो ऑलरेडी फ्री होता है। तो जो माँ है वो भी एज सून एज जो मास्टर है उसकी इंतकाल होगा, तो वो भी फ्री ह्यूमन बीइंग हो जाएगी। अब अगेन ये चीज़ें क्योंकि हमारे टाइम में होती नहीं है, तो लोगों के लिए समझना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है, लिहाजा यहाँ पर आप इसको सिर्फ एक हदीस को ट्रेडिंग और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप चीज़ें और पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स भी आपको उस ज़माने की डिटेल के साथ बड़े अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ठीक हो गया। सो इसलिए पहली चीज़ तो आपको इसमें ये पता चली कि ऐसी उम्मुल वलद की ट्रेडिंग परमिसिबल नहीं है, उसको हिबा करना यानी गिफ्ट करना परमिसिबल नहीं है, और अगर मास्टर जब तक जिंदा है तब तक वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगा। अगर मास्टर की डेथ हो जाती है तो फिर वो एक आज़ाद खातून हो जाएंगी, और ऑब्वियसली बेबी भी उनका आज़ाद हो जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट जो इसमें पॉइंट आपको समझना है वो ये कि अगर वो बच्चा, यानी जो मास्टर का बच्चा है लॉन्डी से जो पैदा हुआ है, वो चाहे जिंदा रहे या चाहे वो मर जाए, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जिंदा रहे, ऑब्वियसली तो वो तो माँ के साथ है, लेकिन अगर वो पैदा हो के और उसके बाद वो मर जाता है, तो इन दैट केस भी ये सेम रूलिंग ही लगेगी, यानी उसकी जो माँ है उसको ना खरीदो फरोख्त किया जा सकता है, ना उसको गिफ्ट किया जा सकता है, और जो मास्टर है उसकी डेथ के बाद वो आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक रूलिंग है जो कि बताई गई है। इससे अगली हदीस जो है वो इसके अपर एंड कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसको हम देख लेते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है ये। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम उम्मुल वलद लौंडियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में फ़रोख्त कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कोई कबाहत और मज़ायका नहीं समझते थे। इसे निसाई, इब्ने माजा और दारकुतनी तीनों ने रिवायत किया है, और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब अगेन वही चीज़ कि पहले भी हम ये डिफरेंट हमारी जो जो फ़िक्र इबादत थी उसके अंदर भी हमने कुछ ऐसी हदीस देखी थी जो कि अपरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग थी, लेकिन जब हमने उनको इन डेप्थ पढ़ा तो हमें समझ आ गई कि नहीं, ये अपरेंट है। और यही मैं जो एक रीज़न होती है वो कहती हूँ कि हमें हमेशा टीचर्स के साथ पढ़ना चाहिए, यानी हमने अपने टीचर से पढ़ा, उन्होंने अपने टीचर से, ये एक चेन होती है जो कि टीचर टू स्टूडेंट ट्रांसफ़र होती है नॉलेज की। सो इसीलिए जो लोग खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं और खुद से किताबें लेके कभी कोई किताब कभी कोई किताब उठा के पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से ही बुखारी और उसकी जो शरह है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बात ये समझिए कि कोई भी हदीस की किताब है, किसी भी किस्म की, इवन इस्लामिक स्टडीज़ की भी जो बेसिक नॉलेज की हैं, नमाज वगैरह की आप पढ़ें, दैट्स फाइन, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो थोड़ी सी इन डेप्थ चीज़ें हैं उनको बेहतर ये है कि आप किसी टीचर के साथ पढ़ें, और एडवांस चीज़ों को तो ज़रूर ही टीचर के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब दो हदीसें देख रहे होते हैं और आपको कोई बताने वाला ना हो, जैसे हमें अगर कोई बताने वाला ना होता तो मुझे भी ये चीज़ें नहीं समझ आनी थी, तो उसमें क्या होता है कि आप पिक एंड चूज़ कर लेते हैं, या तो आप पिक एंड चूज़ कर लेते हैं कि अच्छा ये वाली हदीस मुझे अच्छी लग रही है, ये मेरे मूड के हिसाब से मैं ये याद कर लेती हूँ और मैं आगे लोगों को इसी का रेफरेंस दूंगी, या आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट
में आ जाते हैं और आप कहते हैं कि ये भी सही हदीस है, ये भी सही हदीस है, तो ये क्या बात हुई? यानी आपको रूलिंग नहीं समझ आती और आपके दिमाग में शैतान मुख्तलिफ किस्म के नेगेटिव ख्यालात और आपके दिमाग में इस्लाम या अल्लाह ताला के अगेंस्ट या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट या कुरान और हदीस के अगेंस्ट कोई ना कोई नेगेटिव जो बातें हैं वो डालना शुरू कर देता है। सो लिहाजा इस हदीस के अंदर दो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं जो कि इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एक जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर है वो ये कहते हैं कि जो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं उनको जो रूलिंग है उसकी अवेयरनेस नहीं थी। यानी उनके उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज थी, उनको नहीं पता था। और ये वो उस ज़माने की बात बता रहे हैं जो कि एक नॉर्म उस ज़माने में चला आता था। यानी जो प्री इस्लामिक एरा था उसमें जो नॉर्म चला आ रहा था वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको रूलिंग नहीं पता थी। और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो गवर्नमेंट थी या उनका जो खिलाफत थी वो 2 इयर्स रही, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी नहीं यानी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुई जिसमें उनके सामने ये बात क्लियर हो। लेकिन फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत क्रिएट हुई तो उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पर ये टॉपिक निकला और उसके ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्लियर किया, जो कि हमने ये बात, अगर आप पिछले हदीस पे वापस जाएं तो ये वाली बात स्कॉलर्स कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम में सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये उन्होंने उस वक्त क्लियर की। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर ये कह रहा है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली देखें हर सहाबी को सारी हदीसें तो नहीं पता थी ना। कुछ सहाबा को कोई बात, यानी इवन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब सहाबा कोई 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 भी रूलिंग आती थी किसी किस्म की और उनको उसके बारे में नहीं पता होता था, तो वो बाकी सहाबा जो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, जो कि स्पेशली वहाँ मदीना में एग्जिस्ट भी, मतलब फिजिकली भी मौजूद थे, तो उनको वो बाकायदा बुलवा के उनसे मशवरा करते थे कि अच्छा ये सिचुएशन आई है, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पर पहला ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हमें ये बता रहा है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं पता था कि चेंज हो गई है रूलिंग अन्हो को, और उनको नहीं पता था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम में ऐसी कोई 2 साल में सिचुएशन नहीं आई, इसलिए उनको भी नहीं था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम में ऐसी कोई पोजीशन आई तो उन्होंने क्लियर कर दिया ये बात पिछली हदीस बता के, यानी पिछली नरेशन जो उनका असर था उसको बता के उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो है वो ये कहता है कि नहीं, रूलिंग जो है वो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाली ही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये खरीदो फरोख्त हो जाती थी और उन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में एक सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट हो गई। डिफरेंट कैसे क्रिएट होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो औलाद थी, यानी जो लॉन्डी का बेबी था मास्टर से, वो और माँ इकट्ठे गिफ्ट या इकट्ठे उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता था, तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के टाइम तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने बेबी बेबी तो आज़ाद था ना ऑलरेडी, क्योंकि जो बेबी मास्टर का पैदा हो रहा है वो आज़ाद पैदा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि माँ को बच्चे से अलग करना शुरू कर दिया। यानी माँ को वो फॉरवर्ड करने लग गए सेल की फॉर्म में, गिफ्ट की फॉर्म में, लेकिन बच्चा साथ नहीं जाता था। इस केस में फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मसलहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वेलफेयर ऑफ द लेडी एज वेल एज द बेबी, उस मसलहत के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बता दिया कि जो प्रोहिबिशन बेसिकली उन्होंने अनाउंस कर दी कि ये जो उम्मुल वलद है उसको सेल करना, उसको परचेज करना, उसको गिफ्ट करना, ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो ओपिनियन हैं इसके अंदर जो कि आपको पता होने चाहिए। ऑल्दो के आजकल के टाइम में आपसे ये कोई ऑब्वियसली इस तरह की डिस्कशन या सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी कोई आपसे पूछे तो आपके पास नॉलेज हो कि ये दोनों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली इन दोनों हदीस को कंपाइल करने की, वो ये है कि एक ग्रुप कहता है कि रूलिंग ऑलरेडी मौजूद थी लेकिन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं पता थी, अन्हो को नहीं पता थी। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि रूलिंग सेम थी, मौजूद भी थी, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सही बताई है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मसलहत के तहत उस ज़माने में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उस सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने टेम्परली अपने ज़माने के अंदर रूलिंग चेंज की, ताकि जो नुकसान है यानी वेलफेयर ऑफ द मदर एंड द बेबी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये मना कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली वाले पे आ जाते हैं। 660 नंबर। 660 अगेन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। और ये फरमाते हैं कि रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायद अज़ुरत, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर पानी के फ़रोग करने से मना फरमाया है। यानी जायद अज़ुरत पानी के फ़रोग करने से मना फरमाया है। ये मुस्लिम की हदीस है। और एक रिवायत में ये इजाफा किया कि ऊँट की जुफ्ती का मुआवजा लेना भी ममनू है। अच्छा, अब
ये जो हदीस है, आगे ये देखिएगा कि जैसे जैसे हम हदीसों पे जाएंगे तो क्योंकि वो जो स्लेव वाला सिचुएशन है वो हमारे पास इस वक्त नहीं होती, तो इसलिए उससे हम कंटेम्प्रेरी रूलिंग नहीं निकालते। लेकिन आप आगे आगे हदीसों में देखिएगा कि अब यहाँ पर जिक्र तो पानी और कैमल का ही हो रहा है, लेकिन इसमें से अब हमें वो रूलिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी जिसकी बेस पर आजकल के दौर के अंदर जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर हलाल या हराम का फतवा लगाया जाता है। ठीक है, तो इस हदीस के अंदर दो कोर प्रिंसिपल आपको सिखाए जा रहे हैं। एक जो प्रिंसिपल है, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक असल होता है और एक फरू होता है। ठीक है, एक असल जो है वो ये होता है कि जो आपकी, जैसे एक दरख्त है उसकी ट्रंक है, ट्रंक मेन सीधा है और उसके ऊपर जाके शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि ब्रांच आउट करती हैं। ठीक है, तो जो आपकी मेन जो कुरान और हदीस है वो ट्रंक है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, ये आपकी ट्रंक है। और इसके अंदर से ही फिर हम क्या करते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट में भी एग्जांपल दी थी कि जो शराब की ममानियत है वो इंटॉक्सिकेशन यानी नशे के ऊपर है। तो अब क्योंकि उस जमाने में बहुत सारा ऐसा नशा था नहीं था जो आजकल के ज़माने में है नशा, तो अब आजकल के ज़माने का जो नशा है उसके ऊपर, यानी वो जो हमारा मेन ट्रंक था जिसमें अल्कोहल की प्रोहिबिशन का हमें ऑर्डर मिल गया, वहां से हमने ब्रांच आउट करके नई रूलिंग्स निकाल ली। जैसे दरख्त होता है उसकी मेन तना होता है और तने में से शाखें निकलती हैं, तो जो हमारे इस वक्त कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो हम प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर से ही रूलिंग्स एक्सट्रैक्ट करके निकाल के फी जमाना अभी जो हमारे मसले हैं उन पे हम लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए अब तो वही तो नहीं आएगी ना, जो दीन है वो कंप्लीट हो गया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कंप्लीट हो गया था। अब कुछ नया ना हमारे पास वही आ सकती है ना हमारे पास नई हदीस आ सकती है, जो है वो है। तो अब क्या हो रहा है कि और हमें ये भी पता है कि जो इस्लाम है वो एंड ऑफ टाइम्स तक यानी क़यामत तक जो मुसलमान हैं या पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके लिए रिलीजन फाइनल अल्लाह ताला की तरफ से चोजन रिलीजन है। तो इस हिसाब से इसका मतलब ये कि इसके अंदर एक, जैसे बीज होता है ना, बीज के अंदर पौधा पूरा, यानी आप छोटा सा बीज देखें वो एक फिंगर के पोर के साइज का या आधे फिंगर पोर साइज का बीज है, उसके अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। और जब आप उसको जमीन के अंदर बोते हैं तो वो एक प्लांट बनता है और फिर वो पूरा एक ट्री बन के एक पूरा सिस्टम बना लेता है इटसेल्फ। तो इसी तरह इस्लाम भी एक समझे एक बीज है, छोटा सा, आपको देखने में लगता है कि बस ये कुरान और हदीस है, लेकिन इसके अंदर ता क़यामत जो भी सिचुएशंस अराइज होनी है उन सब की जो आप समझे जो मदर है या आप समझे जो उसका मेन सारी एसेंस है वो उसके अंदर मौजूद है, उस सीड के अंदर। तो लिहाजा इसमें हमें दो कोर प्रिंसिपल पता चल रहे हैं। एक तो ये कि जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो कि तमाम अवामुन नास के लिए, तमाम लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं, वो उनके जो सेल परचेज है या उनकी ट्रेडिंग के ऊपर क्या रूलिंग लगेगी। ठीक है, पहली चीज़ यानी जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जो अल्लाह ताला ने खुली हवा है, पानी है, धूप है, जंगल है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं, ये नेचुरल शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। इसके खरीदो फरोख्त के ऊपर, यानी आप सोचेंगे हवा बेचने लग जाएं, पानी बेचने लग जाएं, धूप की सूरज की रोशनी के ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दें आप, तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर क्या रूलिंग लगेगी। और सेकंड जो है वो हमें जो नरेशन कैमल वाली है जो सेकंड पार्ट में बताई जा रही है कि जो अनसर्टन और डिसेप्टिव ट्रांजैक्शंस हैं जिसको गरर कहा जाता है यानी कोई ऐसी चीज आप बेच रहे हैं ट्रांजैक्शन के अंदर जिसका आउटकम आप प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉमिस आप श्योर नहीं है कि वो होगा या नहीं। ठीक है, इसकी मैं आगे आपको रूलिंग अगले पेज पे आ रही है तो आपको डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन ये दो प्रिंसिपल्स हमारे इस जो हदीस है उससे निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब पानी पे आ जाते हैं पहले, क्योंकि पानी की एग्जांपल है तो पानी के हिसाब से ही चलेंगे। और पानी हमें पता है कि गरीब अमीर हर शख्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इसमें रूलिंग किस तरह आपने समझनी है कि जो फ्रीली रनिंग वाटर है, यानी जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में दरिया है। अब लेट्स अज्यूम कि कोई शख्स जो है वो जंगल में गुम हो गया था, जंगल में गुम होके वो किसी दरिया के पास पहुंच गया और दरिया के पास पहुंच के उसने पानी पिया, अपने कपड़े शपड़े धोए, नहाया धोया, सारे अपने काम का पिया भी और कुकिंग भी कर ली, सब बर्तन भी धो लिए, उसे जो भी करना था वो उसने कर लिया पानी के साथ, वजू भी कर लिया, नहा भी लिया। अब वो क्या कहता है कि मैं ये तो पानी मैंने डिस्कवर किया है तो ये पानी मेरा हो गया है, अब इस पानी पे को मैं टैक्स लगा दूंगा और ये पानी जो है ना वो जो भी इस्तेमाल करेगा वो मुझे पैसे देगा। तो ये पानी जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, ये किसी की मलकियत नहीं है, आप इसके ऊपर सेल परचेज नहीं कर सकते, इसको बेच नहीं सकते। ये पहली चीज़ है, ये प्रोहिबिशन यहाँ से सबसे पहली आपको ये आएगी कि जो नेचुरल रनिंग वाटर रिसोर्सेज हैं जिसमें झरने यानी चश्मे आ जाते हैं, इसमें आपके रिवर्स आ सकते हैं, इसमें आपके जो बारिश का पानी वाला तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये इनमें आप पानी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात।
दूसरा पॉइंट इसमें ये आ गया कि अब लेट्स अज्यूम के पहाड़ों में कहीं दूर एक रिवर बह रहा है, और वो रिवर तो आप उसको पानी नहीं है, मतलब आप वहां बैठ के तो नहीं कह सकते कि अब जो भी यहाँ आ रहा है वो मुझे पैसे देगा तो यहाँ से पानी पी सकता है। लेकिन अब आपका गांव है या किसी का गांव है जो कि बहुत दूर है, लेट्स अज्यूम कि 10-15 मिनट की वॉक है, और वहां से लोगों को आके पानी दरिया में से भरना पड़ता है और फिर लेके जाना पड़ता है। तो अब आप ये जरूर कर सकते हैं, यानी आप वहां दरिया पे बैठ के सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी बॉटल्स ले जाएं और बॉटल्स के अंदर आपने भरा पानी दरिया से, और अब आप उसको गांव में ले आए और गांव में ला के बेच दें। ये परमिसिबल है। उसकी रीजन ये है कि आपने वो अपने डब्बे लेके गए, आपने अपने डब्बों में उसको भरा, फिर आप अपने डब्बों में वो भर के उठा के उसको 20 मिनट 15 मिनट की वॉक करके शहर में लाए, और शहर में ला के आपने उसको बेचा। तो ये जो पानी आपकी बॉटल्स के अंदर है ये आपकी मलकियत हो गया, क्योंकि आपकी बॉटल्स हैं, आपकी एफर्ट है, आप ला के उस पानी को शहर में बेच सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगल जो है वो सबका होता है। तो जंगल में से अगर कोई शख्स कोई फ्रूट तोड़ के खा रहा है, या कोई जलाने वाली लकड़ी काट के या जमीन से उठा के इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है, क्योंकि जंगल तो नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन अगर कोई शख्स जंगल से लकड़ियां जमा करके या फ्रूट तोड़ के या शहद निकाल के, जैसे मक्खियों के छत्ते होते हैं उसमें से शहद निकाल के वो ला के शहर में बेच रहा है, तो वो उसकी प्राइस ले सकता है। उसकी रीजन ये है कि वो स्पेशली जंगल में गया, उसने वहां पर एफर्ट की, उसने वहां पर लकड़ियां जमा की, और लकड़ियां जमा करके या लकड़ी काट के लाके उसने शहर में बेची। तो ये जो ट्रेडिंग है ये परमिसिबल है। लेकिन वो जंगल में जाके बैठ जाए और कहे कि यहाँ जो भी कोई, ये जंगल मेरा है और यहाँ से कोई भी अगर दरख्त काटेगा या लकड़ी एक भी उठा के लेके जाएगा तो वो मुझे पैसे देगा, ये परमिसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि अगर किसी शख्स ने अपने घर के अंदर या अपनी जमीन पे या गांव में खेत के अंदर ट्यूबवेल लगवाया या कुआं खुदवाया, अब ये जो पानी है ये एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स का ही पानी है जो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टेबल से आ रहा है, यानी उसने कहीं से पैदा तो नहीं किया ना पानी। जब कुआं खोदते हैं तो जो जमीन के नीचे जेर जमीन पानी है वही कुएं में निकल के आता है। इसी तरह ट्यूबवेल के अंदर भी अंडरग्राउंड वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ऊपर लाके पंप किया जाता है। तो इस केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर का। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर का ओपिनियन ये है कि ये जो पानी है ये क्योंकि उसकी अपनी मलकियत, यानी उसने उसमें एफर्ट की है, तो इस पानी को वो खुद भी इस्तेमाल करे, और फिर वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो दूसरे लोगों को भी इसको इस्तेमाल करने दे। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर का ये ओपिनियन है। जो ज़्यादा अथेंटिक या ज़्यादा पावरफुल ओपिनियन है वो ये है कि इस जो पानी है उस पे भी सिर्फ कंप्लीटली उसका इख्तियार नहीं है, ऑल्दो कि उसका ज़्यादा हक है क्योंकि उसने ये खोदा या सारा कुछ कराया, उसका हक ज़्यादा है। लेकिन वो इस पानी को बेच नहीं सकता। यानी जो हदीस है वो लिटरली ली जाएगी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद का पानी है नेचुरल वे में, उसको आप बेच नहीं सकते। तो ये ज़्यादा अथेंटिक ओपिनियन है कि अगर किसी ने अपने घर में कुआं खुदवाया हुआ है या उसने ट्यूबवेल लगवाया हुआ है, तो इट्स इन दैट केस वो उस पानी को यूज़ करे, और ऑब्वियसली क्योंकि उसने एफर्ट किया है तो वो उसको यूज़ करे। लेकिन वो इस पानी को या तो मना नहीं कर सकता इस्तेमाल करने के लिए, नहीं फॉरबिड के भाई आप तो भाई इसको हाथ ही नहीं लगा सकते, या वो उसको बेच नहीं सकता। प्राइमरीली बेचने की बात है कि आप वो बंदा वो उस पानी को बेच नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये वाला जो पॉइंट है ये मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट एक हमें चीज़ ये भी पता चलती है कि होर्डिंग ऑफ वाटर या नेचुरल रिसोर्सेज, जखीरा अंदोजी जिसको कहते हैं, ये करने की भी इसमें से ममानियत निकलती है। वो इसलिए क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत है, यानी लेट्स अज्यूम कि कहीं पर कहत पड़ गया है और उस टाइम पे आपके पास पानी कम है, इन्हें आपने कहीं से जमा किया हुआ था पानी, इसी तरह कहीं दरिया से या कहीं से ला के, और आपके पास वो कनस्तर मौजूद हैं, तो इन दैट केस आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन आप जखीरा अंदोजी ना करें कि लोगों को पानी की ज़रूरत है और उस टाइम पे पानी आप बेचने के बजाय, यानी अगर आपकी, जैसे हमने बताया कि अगर आप वहाँ से भर के लाते हैं और आप बोतलें बना के बेच रहे हैं, तो आप अपनी प्राइसेस रेगुलर प्राइस पे जो आप प्राइस लेते थे आप उस पर बेच दें। ये ना करें आपके जखीरा अंदोजी करें कि जिस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी और प्राइस पानी बिल्कुल ही किल्लत हो जाएगी, तो तब मैं डबल प्राइस पे, जिसको हम ब्लैक में बेचना कहते हैं नॉर्मल ज़बान में, आपने देखा होगा ना कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब पाकिस्तान में, आई स्टिल रिमेम्बर कि लाहौर में जिस वक्त इन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बाइक वालों को हेलमेट लगाना कंपलसरी कर दिया, और उसके बगैर अगर आप हेलमेट के बगैर बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो उस पर चालान होगा। तो क्या हुआ कि अब देखें बाइक जो है वो अगर बन रही है तो हेलमेट्स भी बन रहे हैं,
चीज़ें तो बन ही रही होती हैं मुल्क के अंदर, या अगर बाहर से भी कहीं से आ रही हैं तो आ ही रही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर में जो माफियाज होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव करप्ट लोग होते हैं सोसाइटी में, वो क्या करते हैं, वो चीज़ें ब्लैक में सेल करना शुरू कर देते हैं। पहले वो चीज़ों जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त चीज़ को रोक लेते हैं। जब रोक लेते हैं तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस ख़राब हो जाता है, और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि वो रोक के बैठे होते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, बहुत प्राइसेस बढ़ा के उसके बाद वो बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बायर है, जो मजबूर है इंसान जिसने लेनी है, उसकी एक तो या तो वो कुव्वत खरीद से ऊपर चली जाती है, या उसको बहुत महंगे दामों में चीज़ खरीदनी होती है। यानी अगर 100 रुपए की चीज़ है तो वो 500 रुपए की मिलना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें होर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी प्रोहिबिशन यहाँ से मिल जाएगी, कि आपने जिस वक्त ज़रूरत है लोगों को, उस वक्त आपने चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को होल्ड नहीं करना। अगर आपके पास 5 बोतलें, आप 5 बोतलें बेच दें। लेकिन आप 5 बोतलें रोक के बैठे हुए, जस्ट बिकॉज के अगर मैं 50 रुपए के बेच रहा हूँ तो ये ज़रा थोड़ी और गर्मी होगी, जब टेम्परेचर 40 पे जाएगा, लोगों को पानी पीने के लिए प्यास लगेगी, तो मैं ये 50 के बजाय मैं 200 की बेचूंगा। तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम जो है वो हमें हर ऐसे ट्रांजैक्शन से मना करता है जिसमें जो बायर है उसका नुकसान हो, या सेलर, दोनों का, मतलब दोनों की जो सिक्योरिटी है उसको मेक श्योर करेगा। ठीक है, तो ये इसके 5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका रिलेटेड है, जो कि ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी ये जिन्होंने, अगर किसी ने पेट्स पाले हुए हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि जैसे इवन डॉग्स और कैट्स के अंदर भी ये होता है कि जिन लोगों ने ब्रीड करना होता है, अगर किसी के पास फीमेल कैट है तो वो अब आजकल स्पेशली ये होता है कि मेल कैट जो है वो जिसके पास है, वो अपनी मेल कैट को भेजते हैं फीमेल जो कैट है किसी के घर में, या किसी की जो भी बिजनेस है ब्रीडिंग का, उसके साथ ब्रीड करने के लिए। तो यहाँ पर ये मना किया जा रहा है कि ये जो है, यानी आप अपने जो मेल कैमल है, जैसे यहाँ पर तो ऑब्वियसली उस जमाने में कैमल ही उनके पास होते थे, अरब्स के पास कैमल होते थे, हॉर्सेस होते थे प्राइमरीली। इसके अलावा ऑब्वियसली दूध देने वाले जानवर भी होते थे। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है कि जो कैमल है उसको, मेल कैमल को अगर आप दे रहे हैं मीटिंग के लिए फीमेल कैमल के मालिक के पास, तो आपने उसकी प्राइस नहीं लेनी। उसकी प्राइस क्यों नहीं लेनी? जो गरर वाली या जो एम्बिग्विटी या डिसेप्शन वाली चीज थी उसके अंदर क्या है कि आप जो एंड रिजल्ट है, यानी जो फीमेल कैमल का मालिक है, वो क्या चाहता है? उसने सिर्फ आके मीटिंग तो नहीं करवानी ना, वो तो प्राइमरीली उस का एंड रिजल्ट एज अ ऑफस्प्रिंग चाहता है। यानी उसको वो चाहता है कि मेरी जो ऊँटनी है वो प्रेग्नेंट हो जाए और उसका बेबी हो, ताकि ऑब्वियसली वो जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अब जब आपने पेमेंट पहले ले ली क्लेम करके कि जी ये कैमल मैं भेज रहा हूँ और ये 100% आपकी फीमेल को प्रेग्नेंट कर देगा और बेबी हो जाएगा, तो ये जो प्रेगनेंसी है ये आप 100% गारंटी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक दफा में जो एनिमल है फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो ये इस किस्म के जो भी आपके ट्रेड ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर आप 100% क्लेम करते हैं कि जी मैं ये पैसे आप मुझे दें, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, जबकि वो गारंटी वो ले ही नहीं सकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे काम है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो वो 100% गारंटी ले ही नहीं सकता कि जो एंड रिजल्ट है ऑफ स्प्रिंग वो मैं आपको प्रोड्यूस करके दूंगा। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन है ये एम्बिगस हैं, इनके अंदर डाउट है। क्योंकि वो जो एंड रिजल्ट है ऑफ स्प्रिंग, वो ये जो मेल कैमल का मालिक है वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। मीटिंग वो प्रॉमिस कर सकता है लेकिन एंड रिजल्ट वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर डाउट हो या एंड रिजल्ट के ऊपर एक्सपेक्टेशन ये हो कि हाँ निल भी हो सकता है, रिजल्ट निल भी हो सकता है, तो इस केस में 100% गारंटी वाली चीज़ें क्लेम नहीं की जा सकती। ठीक हो गया? तो ये मतलब जो यहाँ पर उसको मेल कैमल के पैसे पैसे लेना, कि अगर आप भेज रहे हैं अपने मेल कैमल को तो वो परमिसिबल नहीं है। ठीक हो गया? और इसी से रिलेटेड हमारी अगली हदीस भी अगर आप देखें, 661 नंबर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर की जुफ्ती के मुआवजे को ममनू करार दिया। अगेन वही चीज़ है कि जो स्टैलियन है, यानी जो घोड़ा है, उसकी यहाँ पर बात हुई है कि उसका जो सीमन है, यानी ओबियसली यही जो मैंने आपको पहले भी बात समझाई है कि उसके लिए जो उसको सीमन को सेल करना या उसको भेज के और उसकी से जो विजिट है उसके चार्जेस लेना ये परमिसिबल नहीं है। और इसीलिए ये आपके मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि ये दोनों अहादीस इसलिए पॉइंट आउट करती हैं कि जो रिजल्ट आप 100% गारंटी नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उसकी आप कमिटमेंट नहीं कर सकते और उसके पैसे भी नहीं ले सकते। ठीक है? सो ये वाली जो चीज़ है ये दोनों हदीसों में पता चल गई। अच्छा, अब आ जाते हैं हम
662, ये इंपॉर्टेंट है हदीस है और थोड़ी सी लंबी है। लास्ट हमारी हदीस है आज की, क्योंकि 58 से हमने 62 तक करना है और कल हम 63 से इंशाल्लाह 67 तक करेंगे। तो 662 जो है वो, अगर आप हदीस देखें तो ये इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा अब यहाँ पर एक जो ट्रेड है उसका टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका अरबी के अंदर भी आपको समझ आ जाएगा। हबलिल हबाला कहलाता है ये, ठीक है, हबलिल हबाला, हबालिल हबाला। जरा फनी सा नाम है, लेकिन ये कि ये टाइप ऑफ ट्रेड होती थी। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जमाने जाहिलियत की थी, जिसमें आदमी ऊंटनी इस शर्त पर खरीदता था कि इसकी कीमत इस वक्त देगा जब ऊंटनी बच्चा जने, फिर वो बच्चा जो ऊंटनी के पेट में है वो एक बच्चा आगे जने। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है और ये अल्फाज बुखारी के हैं। ये जो फनी सा एक नाम है इसका, बेसिकली जो बैकग्राउंड है, ये प्री इस्लामिक जो ज़माने जाहिलियत था उसमें एक ट्रेड की बड़ी फनी फनी टाइप्स थी। यानी अब आगे हम कल जो पढ़ेंगे उसमें वो पत्थरों के साथ कंकरियां मार मार के ट्रेड करते थे। तो ये सारी जो थी इसमें क्या होता था कि नुकसान होता था, या तो बायर का नुकसान होता था या सेलर का नुकसान होता था। और दोनों केसेस में क्या होता था कि बात लड़ाई झगड़े पे पहुंच जाती थी, क्योंकि जिसका नुकसान हो रहा है ऑब्वियसली उसको तो दर्द होगी। और लड़ाई झगड़े से होते होते ये कहानी फिर कबीलों के दरमियान लड़ाई, और फिर सालों साल और नस्ल दर नस्ल लड़ाइयों के ऊपर चली जाती थी। और जनरल जो सोसाइटी के अंदर जो खरीदो फरोख्त का सिस्टम था उसके अंदर जो आप समझे ट्रस्ट था वो खत्म हो गया था। झूठ का सहारा बहुत ज्यादा, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों का नुकसान होता था। तो इस्लाम ने, क्योंकि हर जो भी आप ये देखेंगे, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो रिलीजन, जो क्रिएटर है हमारा अल्लाह ताला जिसने सारी कायनात बनाई है, उसका मजहब है या उसका सजेस्टेड रिलीजन है इस्लाम। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने औरत को भी बनाया है, मर्द को भी बनाया है। अगर कोई औरत रूल्स फॉर ह्यूमैनिटी बनाती, तो वो यकीनन औरतों के लिए जो रूल्स फॉर ह्यूमैनिटी हैं वो बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो औरत थी तो वो औरत बनाती तो वो ऑब्वियसली बायस्ड हो जाती। इसी तरह कोई मर्द बनाता तो वो मर्दों के लिहाज से बायस्ड हो जाता। लेकिन जब क्रिएटर, जिसने औरत और मर्द दोनों को पैदा किया, जब उसने रूल्स बनाए, तो उसने, अल्लाह ताला ने मेक श्योर किया कि औरत और मर्द दोनों की जो ज़रूरतें हैं और जो मेक है, यानी जो उनकी फितरत है और जो उनकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से रूलिंग्स बनाई गई। इसी तरह जो लेट्स अज्यूम कि कोई मालिक मकान है, अगर मालिक मकान सेल परचेज की डीड बना रहा हो तो वो अपने फायदे की बात ज्यादा लिखेगा। और अगर किराएदार या जो भी टेनेंट है वो अगर बना रहा हो सेल डीड, तो वो अपने फायदे की बात ज्यादा लिखेगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कानून बनाया तो अल्लाह ताला ने मालिक मकान और किराएदार दोनों के जो राइट्स को सिक्योर करे और दोनों में से किसी का नुकसान ना हो, वो रूल्स बना दिए। तो किसी भी सेक्शन के अंदर आप, अगर आप लाइफ के जाके देखें, तो जो क्रिएटर ने, अल्लाह ताला ने जो हमें रूल्स दिए हैं उसमें जो दोनों पार्टीज हैं या दो से ज्यादा जितनी भी पार्टीज हैं, उनके हुकूक को और उनकी ड्यूटीज को बड़े सिक्योर किया गया है, किसी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर इंडिविजुअली ह्यूमन जब भी एक बनाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। सो इसीलिए जो ट्रेड के अंदर आप ये आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे रूलिंग्स की, ये जो जमाने जाहिलियत के अंदर ट्रेडिंग के स्टाइल थे इसमें बहुत लोगों का नुकसान होता था। अब ये जो यहाँ पर ट्रेडिंग का स्टाइल है उसके अंदर जो मेंशन किया गया है, इसमें होता क्या था, इसमें दो तरीके थे बेसिकली। एक तरीका क्या था कि लेट्स अज्यूम, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि मुझे, आपके पास गाय है और मुझे गाय बड़ी पसंद है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गाय है, जबरदस्त किस्म की, और आप जो है वो उसको सेल नहीं करना चाहते और मैं उसको खरीदना चाहती हूँ कि आपकी गाय बहुत अच्छी है तो मुझे बेच दें। आप ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये गाय बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें गाय नहीं बेचूंगा या बेचूंगी, लेकिन ये गाय प्रेग्नेंट है, तो अब ये जो इसके पेट में बच्चा है, ये बच्चा जब जवान होगा, बच्ची बेसिकली, यानी फीमेल अगर अगर और वो आपको पता भी नहीं है क्योंकि बच्चा तो अंदर है कि वो फीमेल है या मेल है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो इसके अंदर बच्चा है, इसका जब बच्चा पैदा होगा, यानी जो ऑलरेडी पेट के अंदर बच्चा है, उस बच्चे का बच्चा जो पैदा होगा उसको मैं तुम्हें बेचता हूँ। ठीक हो गया, यानी बेसिकली उस गाय की नवासी बेच रहे हैं आप, नवासी या नवासा। ठीक हो गया, तो यानी अभी तो बच्चा ही दुनिया में नहीं आया, तो उसका नवासा कैसे बेच सकते हैं आप? पहली चीज ये होगी। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसमें क्या था कि अब मुझे गाय बहुत पसंद है, आपने कहा कि जी गाय का ठीक है, मैं आपको जो है ना बेचता हूँ गाय, यानी आप मुझे डायरेक्ट गाय बेच रहे हैं, लेकिन इसका जो नवासा होगा वो पेमेंट के तौर पे आपने मुझे देना है। यानी पहली शर्त में क्या किया कि आपने मुझे कहा कि मैं ये गाय तो नहीं बेच रहा, लेकिन मैं गाय का नवासा जो होगा ना, यानी अभी जो बच्ची है गाय की या बच्चा है जो भी उसके पेट में है, उसका जब बच्चा होगा वो मैं, यानी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द काउ, वो मैं आपको बेचूंगा। तो एक ऐसी चीज जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती वो आप मुझे बेच रहे हैं।
पहली सिचुएशन ये हो गई। सेकंड सिचुएशन क्या है कि आपने मुझे गाय तो बेच दी लेकिन मैंने आपको पेमेंट नहीं दी। मैं आपने मुझे कहा कि पेमेंट जो है ना वो तुम मुझे ऐसा करना, ये जो गाय है इसका जो ग्रैंड चाइल्ड होगा वो तुम मुझे पेमेंट के तौर पे दे देना। तो यहाँ से आपको दो नए रूल्स मिलेंगे अपनी ट्रेड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए। पहला रूल ये है कि जो आपके पास है नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आप बेच नहीं सकते। पहला रूल ठीक हो गया। सेकंड रूल यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो पेमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एंड टाइम्स एंड क्वांटिटी सब कुछ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स होनी चाहिए। पेमेंट जो है वो हवा में नहीं होनी चाहिए कि जब ऐसा होगा तो वो पेमेंट मुझे पैसे दे देना। ऐसा नहीं होता। ऐसा ट्रेड ट्रांजैक्शन में नहीं होगा, इस्लामिकली इट्स नॉट परमिसिबल। ठीक है। इसकी रूलिंग्स आगे देखते हैं। अच्छा, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों मना किया? ये मतलब वही बात है कि अगर आप इस ट्रेड के नाम को पढ़ें तो आपको हंसी भी आती है और आप कहते हैं कि ये हमारे ज़माने में आजकल कहाँ होता है। लेकिन जब आप इसकी जो रूलिंग है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस रूलिंग में आप ये देखें कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बेच रहे होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग हैं जो पेमेंट्स को इस तरह करते हैं कि अच्छा ठीक है यार, जब जब होगा तो देख लेंगे। सो ये चीजें आजकल के दौर में भी फिट आती हैं क्योंकि ये जो एज इट इज ट्रेड था उस जमाने का वो शायद एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हरकतें लोगों की अभी भी ठीक नहीं हुई, हरकतें अभी भी खराब हैं और वो सारी चीजें अभी भी लोगों के दरमियान जो फ्रॉड है, डिसेप्शन है, वो मौजूद है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए मना की क्योंकि इसमें एक तो एम्बिग्युइटी है, यानी मशकूक है चीज। ठीक है ना, कि क्या आप अब ये जो गाय आप मुझे बेच रहे हैं और बेचना नहीं चाह रहे, सॉरी, पहली सिचुएशन में जो आप कह रहे हैं कि गाय अभी प्रेग्नेंट है और जब इस जो बेबी अंदर है उसका जब बच्चा होगा, अब आप ये बताएं कि इसमें कितनी रिस्क और मशकूकियत है कि जो प्रेग्नेंट गाय है उसका जो बच्चा है, अब पहली बात तो ये कि वो बच्चा जिंदा पैदा होगा या नहीं होगा। पहली चीज, जिंदा पैदा हो भी गया तो आगे चल के बड़ा हो के जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, दूसरी टेंशन। तीसरी टेंशन, अब ये अंदर मेल है कि फीमेल है, बच्चा हमें तो नहीं पता कि अंदर मेल है या फीमेल है। चौथी टेंशन क्या होगी कि ये जो अभी हम सिर्फ जो अभी पेट के अंदर बच्चा है उसकी मशकूक होने की बात कर रहे हैं, जो उससे आगे का बच्चा है वो तो और सुपर मशकूक है। तो जो चौथी इसमें टेंशन वाली बात है वो ये है कि वो जो बच्चा है, चले वो फीमेल भी हो, अब ये तो नहीं पता कि वो फीमेल जब बड़ी होगी, यानी जो बेटी है, गाय की बेटी है, वो जब बड़ी होगी तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकेगी या नहीं। ठीक है, तो इसमें कितनी एम्बिग्विटी है। सो ऐसे ट्रेड ट्रांजैक्शन दूसरा सर ने इसलिए मना किए हैं क्योंकि इसमें जो बायर है उसका फायदा हो रहा है और सेलर जो है वो एक हवा में चीज खरीद रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आपको कहूँ कि समंदर की जो सारी मछलियां हैं ना उसमें से वो जो सबसे बड़ी मछली होगी वो मैं आपको बेच रही हूँ। अब समंदर के अंदर वो कौन सी बड़ी मछली है जिसका हमें पता ही नहीं, एम्बिगुअस है ना एक चीज, कि कौन सी बड़ी मछली मैंने आपको बेची, या जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं ये मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। अब ये जो परिंदे हैं ये, इसमें क्या है, मतलब कोई उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई हमें पता नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। सो इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर गरर हो एलिमेंट, उसके अंदर आपको मशकूक हो, आपको क्लियर ना हो चीजें, वो परमिसिबल नहीं है। ठीक हो गया। सेकंड, इसके अंदर पॉइंट हमें ये पता चलता है कि बाइंग समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अननोन, अब हमें ये भी नहीं पता ना कि गाय जो है वो उसका जो अंदर बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। चले अगर वो भी आपको किसी ना किसी तरह अल्ट्रासाउंड से किसी ने चीज से पता चल गया, तो वो जो बच्चा है वो क्या इस काबिल होगा जवान होके कि वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे। तो यानी कोई भी करंट टाइम में, चले अब हम करंट टाइम में शहरों में गाय भैंसे तो नहीं खरीद रहे, लेकिन इससे हमें करंट हमारे दौर का क्या पता चलता है कि कोई भी चीज जिसमें आपको शक है, मशकूक है, वो नहीं खरीदेंगे आप। और इसी तरह अगर आप सेलर हैं तो आप नहीं बेचेंगे जो चीज आपके हाथों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो आपकी पोजेशन में, यानी पोजेशन वाली तो खैर हम नेक्स्ट जो कल करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पोजेशन वाली क्या चीज है। लेकिन जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, है अननोन है, उसको खरीदना या बेचना परमिसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर वन जो था, जो गाय की नवासी बेच रहे थे, ये उसके बारे में। अब दूसरी सिनेरियो में क्या मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते थे कि आप मुझे बेच तो रहे हैं लेकिन आप मुझसे पैसे नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कि ये जो मैं गाय प्रेग्नेंट तुम्हें बेच रहा हूँ इसका जब नवासा या नवासी होगा तो वो तुम पेमेंट के तौर पे मुझे दे देना। अब वो गाय पता नहीं बचती है कि नहीं बचती, उसका बच्चा बचता है नहीं बचता, आपने मुझे गाय दे दी लेकिन अब मैं, मेरे पास तो अगर उसका नवासा नहीं आया तो मैं आपको पेमेंट में क्या दूंगी। तो लिहाजा पेमेंट टर्म्स जो है वो कंफर्म्ड होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, उनको अननोन एम्बिगुअस नहीं छोड़ना, इट हैज टू बी क्लियर। इतने टाइम इतने पैसे, ये चीज ये चीज ये चीज, मतलब कंप्लीटली इसके ऊपर डिफाइन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपके पास ये होगा कि कोई भी डाउटफुल आइटम हो आपके,
जो कि आपकी ओनरशिप में नहीं है। ओनरशिप वाली हदीस आगे आएगी तो वो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ओनरशिप में नहीं है, आप मशकूक हैं, या गारंटीड ही नहीं है कि ये चीज पैदा भी होनी है, ये बननी भी है। ठीक है, अब इसकी मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं? बहुत ज्यादा फ्रॉड है, हम सबको पता है। यानी बहुत रियल स्टेट में अगर आप देखें तो ऐसी ऐसी हाउसिंग स्कीम जो कि नक्शे पे जमीन के ऊपर मौजूद ही नहीं है, सिर्फ कागजों में है, उसकी फाइलें बिक रही हैं। ठीक है, अब वो ऑन ग्राउंड कोई चीज ही नहीं है, लेकिन बेचारे लोग जो बेवकूफ हैं वो खरीद रहे हैं, और उसके बाद वो लाखों रुपए की फाइल खरीदते हैं, और ऑन ग्राउंड जमीन पे कुछ मौजूद ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके शेयर्स बिक रहे होते हैं, बट वो प्रोजेक्ट इन रियलिटी होता ही नहीं है, वो सिर्फ कागजों के अंदर होता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें, प्लान्स बन रहे होते हैं कि अच्छा जी ये फला हम ऐसे बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत सारे आपको कौन ट्रेड वाले जो जिसको आप ठग कह लें उर्दू में, इस किस्म के लोग बिजनेस आइडियाज के साथ मिलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे होगा। बट इन रियलिटी कुछ भी नहीं होता, और ना, और वो 100% आपको आउटकम प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जबकि वो आउटकम प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। बिकॉज जो चीज़ सेटअप ही नहीं हुई है अभी, उसके ऊपर आप 100% आउटकम कैसे प्रॉमिस कर सकते हैं? ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी बिक्री होती हैं जो कि जिसमें डिलीवरी के ऊपर बेच रहे होते हैं। जैसे ड्रॉप शिपिंग वाली जो चीज़ है वो आगे कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, कि जो लोग पेमेंट लेके और प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ आपको पहुंच जाएगी, और वो चीज़ उनके पास होती ही नहीं है, वो भी कहीं से और से आनी होती है, और उनको ये भी नहीं पता कि वो हमारे पास टूटी हुई आएगी या वो साबुत आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी इसके अंदर आप एम्बिगुअस हैं। आप एक चीज का वादा कर रहे हैं जो कि अभी आप खुद भी क्लियर नहीं है कि मैं ये कैसे डिलीवर करूंगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वो मेरे पास उसकी कैपेसिटी नहीं है, या वो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मॉडर्न जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे आके खड़े होंगे। यानी ये तो मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी डेली रूटीन के अंदर भी ऐसी सिचुएशन आती होंगी जहाँ पर आप से लोग वादा करते हैं 100%, और आपको भी पता है कि वो ये 100% चीज डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी अगर आपका दूध वाला है, वो ऑब्वियसली आपसे वो को कह सकता है कि भाई मेरी गाय ये डेली 20 लीटर दूध देती है, मैं 2 लीटर आपको रोजाना पहुंचा सकता हूँ, ये सेंसेबल बात है। लेकिन वो कहे कि मैंने अभी गाय खरीदनी है, और जब वो दूध देगी तो आप पेमेंट मुझे पहले कर दें, जब वो दूध देगी तो फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा। लंबी कहानी है। इसमें एक चीज हम आगे पढ़ेंगे जो कि एडवांस पेमेंट्स वाली ऑप्शन है, उसकी फिर टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ लेंगे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो आपने ये चीज समझनी है कि जो मशकूक चीज है उससे दूर रहें। ठीक है, इसी तरह जो चीज आप 100% जो आपके इख्तियार में ही नहीं है, उसकी आप बेसिस पे पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, जो हमने पीछे कैमल वाली जो बात पढ़ी है, उसमें जब आप बच्चा ऑफस्प्रिंग आउटकम 100% आपको कंफर्म ही नहीं, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो फिर आप कैसे अपनी पेमेंट ले रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा, और इस हदीस से हमें फायदा क्या है कि एक तो लोगों को धोखे से बचाती है, ये जो चीज मना की गई है इससे लोग जो बेचारा बायर है वो भी बच जाएगा, या सेलर है उसकी पेमेंट का मसला जो होता है, जो कि ऑब्वियसली जो हमने सेकंड सिनेरियो था कि जी बच्चा जब होगा तो वो पेमेंट के तौर पे दे देना। अब अगर बच्चा ना हुआ तो गाय भी गई और पैसे भी गए। ठीक है, तो इस केस में सोसाइटी को फाइनेंशियल इंजस्टिस से बचाती है, और लोगों के दिलों में एक्स्ट्रा जो पैसे की मोहब्बत या लालच है, यानी एक झूठ और फ्रॉड की बेस के ऊपर आप पैसे कमाने के एक सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, जिसमें जो चीज़ है वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आप वो बेच और खरीद रहे हैं। तो ऐसी चीज़ में लोगों के अंदर जो माल की मोहब्बत है वो ज़्यादा आ जाती है, और आखिरत का डर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो हदीस है ये बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सिखाई हैं। सो आई होप कि हमने 5 हदीसें कर ली हैं। ये वाली थोड़ी सी टेक्निकल थी, और जो पानी वाली थी वो थी, बाकी बीच वाली तो नॉर्मली सादी सी थी। कल इंशाल्लाह फिर हम बाकी की 5 करेंगे हदीसें, जिसके अंदर हम ड्रॉप शिपिंग को भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जो सारी रूलिंग्स हैं एग्जैक्टली क्योंकि हर जब हम जैसे जैसे आगे आगे अगले चैप्टर्स में जाएंगे तो हम रेंटिंग वाली सर्विसेज को भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको शायद इतनी क्लियर ना समझ आ रही हो, बट जैसे जैसे आगे आप फर्दर चीज़ें पढ़ेंगे तो वो जो पिछली वाली हैं वो मज़ीद क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर आप टर्म्स एंड कंडीशन समझना शुरू हो जाते हैं। तो जो पढ़ा है उसके नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हम इसी टाइम पे बाकी की 5 हदीसें करेंगे, और 66 67 तक इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। सो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, जल्दी फारिग हो गए हम। इंशाल्लाह कल फिर हम 10:30 बजे स्टार्ट करते हैं। रुकें जी, ये मैंने पीपीटी आदि बनाई हुई है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।